नमस्कार बच्चों। तो आज हम विज्ञान में आगे का टॉपिक देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे गोली दर्पण। इसके पहले हमने देखा था समतल दर्पण के बारे में, अब हम देखेंगे गोली दर्पण के बारे में। तो गोली दर्पण क्या होता है? तो जैसे हम लोग देखते हैं मेले में जाते हैं या भूल भुलैया में जाते हैं, ऐसे हर जगह आपको क्या बहुत सारे प्रकार के दर्पण दिखाई देते हैं। तो किसी दर्पण में आपका प्रतिबिंब छोटा, पतला, मोटा, है ना, या आधा शरीर, नीचे का भाग पतला, ऊपर का भाग मोटा, इस तरीके से दिखाई देता है। तो वहाँ पर गोली दर्पण का यूज़ होता है। यह दर्पण घर में होने वाले दर्पण से एकदम अलग होते हैं। घर में होने वाला दर्पण जो होता है वो समतल दर्पण होता है, उसमें अपना जो प्रतिबिंब होता है यह सेम जैसा होता है। लेकिन गोली दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है तो वो सेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह दर्पण में क्या होता है, यह दर्पण गोल जैसा होता है, मतलब वक्राकार होता है, वक्री होता है। देखिए, ये दर्पण हर घर में होने वाले दर्पण की तरह समतल न होकर वक्री होते हैं। गोली दर्पण से प्राप्त होने वाले प्रतिबिंबों का स्वरूप समतल दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंबों के स्वरूप से भिन्न होता है। मतलब जैसा समतल दर्पण का प्रतिबिंब रहेगा वैसा गोली दर्पण का प्रतिबिंब नहीं होता, उससे भिन्न होता है। इसलिए हमेशा के दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब इस दर्पण में नहीं दिखता। मोटर चालक को पीछे की ओर आने वाले वाहन देखने के लिए लगाया गया दर्पण समतल नहीं होता, वह होता है गोली दर्पण होता है। उसके पीछे रीज़न है, वो आगे रीज़न हम बाद में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है गोली दर्पण की निर्मित जो होती है वो कैसे हुई है। गोली दर्पण सामान्यतः कांच के खोखले गोले से काटा गया भाग बी के समान, उसके आंतरिक या बाह्य पृष्ठभाग पर चमकीले पदार्थ का विलेपन लगाकर गोली दर्पण तैयार होता है। और इनके आंतरिक या बाह्य पृष्ठभाग से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। इस आधार पर गोली दर्पण के दो प्रकार हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। देखिए यहाँ पे दिया गया है, वो आप याद रखिए ये चीज़ें, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इस तरीके से दिया गया है। अब इसमें क्या दिया गया देखते हैं। तो गोली दर्पण का वह पृष्ठ का आंतरिक भाग चमकदार हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जो भी गोली दर्पण होगा, गोलीय पृष्ठ का आंतरिक भाग चमकदार होगा तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण के आंतरिक पृष्ठभाग द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये आप याद कर लीजिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। यदि गोली पृष्ठ का बाह्य भाग चमकदार हो तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण के बाह्य पृष्ठभाग द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। इस तरीके से दिया है आपको, आगे देखते हैं। तो ये दोनों परिभाषा याद कर लीजिए। फिर गोली दर्पण से संबंधित चिन्ह, गोली दर्पण में कौन कौन से चिन्ह पाए जाते हैं देखो। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फिर दर्पण का ध्रुव, ऐसे बहुत सारे हैं। तो उसमें ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण के पृष्ठभाग के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं। आकृति में बिंदु P यह क्या है, दर्पण का ध्रुव है, ये दिया है। वक्रता केंद्र, गोली दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उस गोली के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जैसे यहाँ पे दिया ये। अब आगे वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आकृति CP और CA की लंबाई गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्याएं हैं। अब मुख्य अक्ष, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली सरल रेखा गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस को बोलते हैं हम। आकृति में PM क्या है, यह गोली दर्पण का मुख्य अक्ष है इसका। इस तरीके से मुख्य नाभि होता है। मुख्य नाभि क्या हुआ देखेंगे। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर गोली दर्पण के सम्मुख एक विशिष्ट बिंदु F, यहाँ पे दिया है देखो, F पर एकत्रित होती है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण की मुख्य नाभि कहते हैं। F फोकस पॉइंट बोलते हैं उसको, फोकस, फोकल लेंथ, ओके। नाभ्यांतर, मुख्य नाभि से। आगे देखेंगे नाभ्यांतर के बारे में क्या दिया है। गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य नाभि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, नाभ्यांतर कहते हैं। नाभ्यांतर वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है।
जैसे ये नाभ्यंतर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को नाभ्यंतर कहते हैं, और ये हमेशा वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। क्लियर, ये आपको बताया गया है। आगे देखेंगे, देखो परावर्तित किरणों का आलेखन किस तरीके से किया गया है। ये यहाँ पर तीनों नियम है, ये तीनों नियम लिखे गए हैं। ये अब यहाँ पे कौन से दर्पण का यूज़ हुआ है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे आगे। ओके, देखिए नियम 1, नियम 2, नियम 3। यदि आपतित किरण परावर्तित किरण ओके मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो ये जो टकरा कर वापस जाएगी, कहाँ से जाएगी, मुख्य नाभि से। तुमने पढ़ा, देखिए यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तित किरण भी मुख्य नाभि से होकर जाएगी। यदि आपतित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है तो परावर्तित किरण क्या होगी, मुख्य नाभि के समांतर जाएगी। ये यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र में से जाती है, सी से जाती है, तो वैसे उसी मार्ग में वापस आएगी। जैसे ऐसे जाने का है तो फिर ऐसे ही वापस आएगी, कहीं भी इसका पाथ में चेंजेस नहीं होगा, इसके रास्ते नहीं बदलेंगे। ये आपको दिया है। आगे देखते हैं, अवतल दर्पण से प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब। देखते हैं, ये प्रयोग आपने पहले भी किया होगा, है कि नहीं। अवतल दर्पण का उपयोग करके मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करना। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है। देखिए, तो आपको पता है खिड़की के पास पर्दा रखकर उसमें उसके सामने अवतल दर्पण रखे। अवतल दर्पण की सहायता से सूर्य या खिड़की के बाहर दूर के दृश्य का सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर मिले। इस प्रकार से उसकी जगह निश्चित की जाए और पर्दे और दर्पण के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह दूरी अवतल दर्पण का नाभ्यंतर दर्शाती है। जैसे हम पुराने ज़माने में देखो पर्दे पे पिक्चर लगता था, तो वो उसी का एक प्रकार है। आकृति में दिखाए अनुसार सामग्री की रचना अंधेरे कमरे में कीजिए। अवतल दर्पण को मीटर पट्टी के चिन्ह के पास रखें, और देखिए यहाँ पर दिया है मीटर पट्टी है और उसको चिन्ह के पास रख रहे हैं। ये अवतल दर्पण है इधर। ओके, फिर उसके सामने पर्दा खड़ा रखें और पर्दे और अवतल दर्पण के बीच प्रकाश स्रोत रखें। ऐसा करते समय प्रकाश स्रोत और दर्पण के बीच की दूरी अवतल दर्पण के नाभ्यंतर में थोड़ी अधिक रखें। पर्दा पट्टी पर आगे पीछे और पट्टी के दाहिनी और बाईं ओर सरका कर उस पर प्रकाश स्रोत का सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए। यह प्रतिबिंब मूल स्रोत से बड़ा और उल्टा होता है। मूल स्रोत से जो भी रहेगा, मूल स्रोत उससे बड़ा होगा और उल्टा होगा। उल्टा मतलब उल्टा दिखाई देगा। जो मोमबत्ती का जो लौ ऊपर की तरफ दिखाई देगा, वो प्रतिबिंब में क्या होगा, नीचे की तरफ दिखाई देगा। ये आप याद रखिए। अब प्रकाश स्रोत का अवतल दर्पण से दूर सरकाइए। ऐसा करते समय दर्पण और स्रोत के बीच की दूरी अवतल दर्पण के नाभ्यंतर के दुगने से अधिक रखें। पर्दा अवतल दर्पण की ओर सरकाकर उस पर प्रकाश स्रोत का सुस्पष्ट प्रतिबिंब कीजिए और प्रतिबिंब उल्टा मूल स्रोत से छोटा और वास्तविक दिखाई देगा। ये अवतल दर्पण से निर्मित होने वाला प्रतिबिंब है। उल्टा, मूल स्रोत से छोटा और वास्तविक। क्लियर। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, देखिए प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब किस तरीके से किया गया है। फिर ये आप चार्ट देख लीजिए। चार्ट में बताया गया है कि वस्तु का स्थान कहाँ है, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ बनेगा और प्रतिबिंब का स्वरूप कहाँ बनेगा और उसका प्रकार, आकार, वस्तु से बड़ा होगा कि वस्तु से छोटा होगा कि बहुत बड़ा होगा कि बराबर होगा। इस तरीके से आपको बताना है, या तो बिंदु स्वरूप में होगा। तो इस तरीके से हम अवतल दर्पण के बारे में देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। ओके, तो इतना आप पढ़ के रखिए। नेक्स्ट हम लोग उत्तल दर्पण देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में। ओके, धन्यवाद।